गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं जयराम, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आपने ये देखा होगा कि जनरली क्या होता है, जितने भी जीव हैं या मनुष्य के बारे में बात करते हैं हम, तो प्रकृति में बहुत सारे जीवधारियों से एक्सपोज होते रहते हैं और उनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ टॉक्सिन पदार्थ हैं या कुछ जीव ऐसे होते हैं, रोगजनक जीव होते हैं जो हमें संक्रमित कर देते हैं, अर्थात वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देते हैं या प्रतिरक्षा तंत्र का जो भी चक्रव्यूह है उसको तोड़ के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे जो पदार्थ हैं, जो टॉक्सिन पदार्थ हैं या जो रोगजनक हैं, उनको साइंस की भाषा में या विज्ञान की भाषा में हम क्या कहें। तो ये जो सभी पदार्थ हैं जो बाहरी सब्सटेंस है या टॉक्सिन सब्सटेंस हैं और रोगजनक हैं, इन सभी को हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। एंटीजन या प्रतिजन। तो ये सभी क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो बाहरी पदार्थ है और शरीर में प्रवेश करने के बाद एंटीबॉडी निर्माण को या एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है और उद्दीपित करता है, उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन या प्रतिजन। तो एनी सब्सटेंस विच इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन द बॉडी। तो कोई भी सब्सटेंस है जो क्या करता है कि शरीर में पहुंचकर एंटीबॉडी निर्माण को और प्रतिरक्षा निर्माण को प्रेरित करता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन। अब जनरली इनके ये देखते हैं कि नेचर की ये किसके बने होते हैं, केमिकल नेचर क्या होती है इनकी, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, लिपिड है, क्या किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के। हम देखें तो रासायनिक रूप से देखें हम, इनकी जो केमिकल नेचर होती है उसमें मोस्टली जो ये एंटीजन होंगे, ये एंटीजन प्रोटीन के या फिर पॉलीसैकेराइड के बने हुए होते हैं। जो इनकी केमिकल नेचर है उसमें ये प्रोटीन के बने होंगे, मोस्टली ये प्रोटीन के होते हैं। और प्रोटीन के जो बने हुए एंटीजन होंगे वो पोटेंट इम्यूनोजन या पोटेंट एंटीजन कहलाएंगे, अर्थात वो अधिक प्रभावी होंगे। और इनके विरुद्ध क्या होगा कि जैसे ये शरीर पहुंचेंगे तो एंटीबॉडी निर्माण को अधिक तेजी से उद्दीपित करते हैं। और सेकंड नंबर पर आता है इसमें पॉलीसैकेराइड। तो मोस्टली जो एंटीजन बने होंगे या तो प्रोटीन के बने होते हैं या फिर पॉलीसैकेराइड के बने हुए होते हैं। इसके अलावा भी है जैसे लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, तो इनके ये एंटीजन नहीं बने हुए होते हैं। इन दोनों के ये दोनों एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। या एंटीजन की जो प्रकृति होती है वो लिपिड और न्यूक्लिक एसिड की नहीं होती है, लेकिन यदि ये लिपिड या न्यूक्लिक एसिड है प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड के साथ जुड़ जाते हैं तो एज ए एंटीजन काम कर सकते हैं। तो ये था कि कोई भी सब्सटेंस जो शरीर में प्रवेश कर रहा है और एंटीबॉडी निर्माण को और प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, उसे हम एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। और यह प्रतिजन प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड के बने हुए होते हैं केमिकली रूप से। यह लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के नहीं बने होते हैं, लेकिन यदि क्या होगा कि ये लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, इसके साथ कुछ भाग प्रोटीन भी पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, तो ये एज ए एंटीजन के रूप में काम करेंगे। अर्थात जब ये शरीर में प्रवेश करेंगे तो इनके विरुद्ध एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा या एंटीबॉडी निर्माण को ये प्रेरित कर देंगे। तो कोई भी सब्सटेंस, इसमें एनी सब्सटेंस में जनरली क्या होगा, यहाँ पे ये सब्सटेंस भी देख सकते हो आप कि एनी सब्सटेंस में क्या होगा, कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंस होता है जो भारी पदार्थ के रूप में हो, या फिर पैथोजेंस हो सकते हैं, रोगजनक। ये सभी के सभी जो पैथोजेंस हैं और टॉक्सिन सब्सटेंस इनके द्वारा या पैथोजन के द्वारा स्थापित टॉक्सिन सब्सटेंस या वैसे भी केमिकल सब्सटेंस हैं कुछ, तो ये सभी के सभी जो बाहरी पदार्थ हैं, यानी सब्सटेंस कोई भी पदार्थ है, ये सब के सब एंटीजन कहलाते हैं। लेकिन उनकी नेचर के बारे में देखना है आपको कि नेचर क्या होनी चाहिए, उनकी प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड की ही नेचर होगी, तभी वो क्या है, एंटीजन कहलाएगा। और यदि नेचर में क्या होगा कि वो लिपिड और न्यूक्लिक एसिड का है तो उसके साथ कहीं ना कहीं प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड भी पाया जाएगा। अब यहां देख लेते हैं इम्यूनोजेनिसिटी वर्सेस एंटीजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी क्या है और एंटीजेनिसिटी क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिरक्षा जनकता। और दूसरा है एंटीजेनिसिटी या प्रतिजनकता।
एंटीजेनिसिटी या प्रतिजनकता। देख लेते हैं यहाँ पे इम्यूनोजेनिसिटी ये क्या है? एबिलिटी टू इंड्यूस CMI और AMI, ये एक क्षमता है। इम्यूनोजेनिसिटी एबिलिटी टू इंड्यूस, प्रेरित करने की क्षमता है CMI और AMI। अर्थात ये क्या है? एक प्रकार की प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया है, स्पेसिफिक जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको इंड्यूस करने की जो एबिलिटी है उसे हम इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। तो एबिलिटी टू इंड्यूस CMI और AMI, ये दो प्रकार की प्रतिरक्षा हमने पिछले वीडियोज में बताई है आपको। CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा, और दूसरी है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये दो प्रकार की होगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक तो होता है CMI एंड सेकंड है AMI। तो CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? एबिलिटी टू इंड्यूस CMI और AMI। एक स्पेसिफिक जो प्रतिरक्षा होती है CMI या AMI को प्रेरित करने की क्षमता या उसको उद्दीपित करने की जो क्षमता है उसे हम इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। लाइक यहाँ देख सकते हैं कि जैसे एंटीजन है, कोई भी एंटीजन है, एंटीजन के रूप में क्या हो सकता है? जनरली पैथोजेंस भी हो सकता है। तो ये एंटीजन जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगा ये बी सेल से रिएक्ट करेगा, बी सेल से रिएक्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा कि ये बी सेल क्या होगी? इफेक्टर बी सेल एंड मेमोरी सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है। इफेक्टर प्रभावी बी कोशिका एंड मेमोरी सेल्स और याददाश्त कोशिका, जो कि जिनका भी जीवन काल काफी लंबा होता है, कई वर्षों तक ये शरीर में बने रहते हैं। और ये जो इफेक्टेड सेल हैं फर्दर डिफरेंशिएट होंगी ये, और डिफरेंशिएट होके ये क्या बनाएंगे? प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं। और ये जो प्लाज्मा सेल होती हैं ये बी सेल की तुलना में काफी बड़े आकार की होती हैं और ये फॉर्मेशन करती है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी जो कि प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, एंटीबॉडी जनरली इम्यूनोग्लोबुलिन जिन्हें हम कह देते हैं। और ये एंटीबॉडी क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स को प्रेरित करते हैं। अर्थात क्या है? ये एक विशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है जो किसी विशिष्ट पैथोजन या विशिष्ट रोगजनक के प्रति ही दर्शाई जाएगी। तो इम्यूनोजेनिसिटी है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा है CMI या AMI जो प्रतिरक्षा है उसको इंड्यूस करने की जो क्षमता है उसे बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी या प्रतिरक्षा जनकता। इसी प्रकार यदि एंटीजन यहाँ और C सेल्स, B सेल एंड दूसरी होती है T सेल से भी रिएक्ट कर सकती है, या दोनों से ही कर सकती है। तो B सेल से करेगी तो इफेक्टिव B सेल, मेमोरी सेल्स एंड इफेक्टर B सेल फर्दर प्रोलिफरेट होगी और डिफरेंशिएट होगी प्लाज्मा सेल्स में। और ये प्लाज्मा सेल्स स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बनाते हैं जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं या एंटीबॉडी कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स प्रेरित करती है और पैथोजन को नष्ट कर देती है। या फिर ऐसा होगा कि एंटीजन T सेल से रिएक्ट करेगा, T सेल से रिएक्ट करेगा, प्रोसेस वही रहेगी, इफेक्टर B सेल बनेगी, मेमोरी सेल भी बनती है। इफेक्टर B सेल में यहाँ क्या होगा? जनरली या तो होगी साइटोटॉक्सिक सेल, T किलर सेल बनेगी यहाँ पे, T किलर सेल और एंड T हेल्पर सेल ये। और यहां पे भी क्या होगी? ये एक प्रकार की स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। देन हम बात करते हैं एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी या प्रतिजनकता। तो ये प्रतिजनकता क्या होती है? एबिलिटी टू रिएक्ट विद एंटीबॉडी, केवल एंटीबॉडी से जो रिएक्ट करने की क्षमता है, एबिलिटी टू रिएक्ट विद एंटीबॉडी या एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता या रिएक्ट करने की क्षमता या एंटीबॉडी से जो जुड़ने की क्षमता, या हम ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडी या सेल सरफेस रिसेप्टर से जुड़ने की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसे हम एंटीजेनिसिटी कहते हैं। अर्थात जिस इसमें जो एंटीजेनिसिटी का किसी भी जो मॉलिक्यूल्स है उसमें एंटीजेनिसिटी का गुण पाया जा रहा है, तो यह कोई जरूरी नहीं कि उसमें इम्यूनोजेनिसिटी का गुण पाया जाए।
एंटीजेनिसिटी का यदि किसी मॉलिक्यूल्स में प्रॉपर्टीज पाई जा रही है तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो उसमें इम्यूनोजेनिसिटी का गुण पाया जाए, लेकिन यदि किसी मॉलिक्यूल्स में इम्यूनोजेनिसिटी का गुण पाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें एंटीजेनिसिटी का गुण अपने आप ही निहित होता है, क्योंकि वो एंटीबॉडी से रिएक्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये ब्रॉड है, ये ब्रॉड टर्म है, ये सीमित है। तो यहाँ हम केवल ये बात कर रहे हैं कि ये एंटीबॉडी या सेल सरफेस रिसेप्टर से जुड़ने की क्षमता या उससे रिएक्ट करने की क्षमता एंटीजेनिसिटी कहलाती है। जस्ट लाइक एज हेप्टेंस में होती है ये वाली हेप्टेंस। इसमें क्या होता है, जो हेप्टेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एंटीजेनिसिटी का गुण तो पाया जाता है, प्रतिजनकता एंटीजेनिसिटी का गुण तो पाया जाता है, लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी का गुण पाया नहीं जाता। अर्थात ये विशेष प्रकार की और स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स पैदा नहीं करते। तो ये हेप्टेंस क्या है, ये छोटे अणु होते हैं। हेप्टेंस ये छोटे अणु होते हैं जिनमें एंटीजेनिसिटी का गुण तो पाया जाता है, लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी का गुण नहीं पाया जाता। अर्थात ये स्पेसिफिक रेस्पॉन्स पैदा नहीं करते। अर्थात ये क्या करेंगे, शरीर में प्रतिरक्षा को प्रेरित नहीं करते। ना तो इनसे क्या होगी, सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इस तरह की कोई भी इम्यूनिटी प्रेरित नहीं होती है। अर्थात ये स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स प्रेरित नहीं करती। ये खास है इसमें कि जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स प्रेरित करेगा, इंड्यूस करेगा, बट एंटीजेनिसिटी जो जिस किसी भी मॉलिक्यूल्स की है वो स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स पैदा नहीं करेगा। वो केवल एंटीबॉडी से या फिर सेल सरफेस रिएक्टर से जुड़ने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेप्टेंस मॉलिक्यूल्स की। तो हेप्टेंस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनमें की एंटीजेनिसिटी का गुण पाया जाता है, प्रतिजनकता का गुण पाया जाता है, बट इम्यूनोजेनिसिटी का गुण नहीं पाया जाता। तो ये था आज के इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन, एंटीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे कि एंटीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।